आप सभी का ऑनलाइन बैंकिंग और उससे जुड़े हुए जोखिम के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डिजिटल भुगतान के अलग अलग मेथड्स और उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी हम डिजिटल भुगतान की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि मोबाइल एप्लीकेशन खोली, अपने रेसिपेंट का के डिटेल्स डाले, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम, सारी चीज़ें डाली और उसके बाद अमाउंट डालकर फाइनली अपना कोड जो भी है या पिन नंबर है वो एंटर किया और ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, उनके अकाउंट में पैसे जुड़ गए। ये डिजिटल भुगतान का एक सिंपल मैकेनिज्म है, पर इसके तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के एप्लीकेशंस अलग हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन करने की वेबसाइट्स अलग हो सकती हैं, पेमेंट गेटवेज अलग हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे भुगतान के तरीके हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की तो हमें सबसे पहले एक ज़रूरी टर्म समझना होगा जिसे कहते हैं EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होता यह है कि एक इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन क्लिक्स, जो कि कस्टमर्स अपने अपने एप्लीकेशन या अपनी अपनी वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, जिसके माध्यम से फंड्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति जिसका अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में है, वो किसी और पर्सन के रेसिपेंट के ब्रांच में, चाहे वो सेम बैंक का हो या अलग अलग बैंक के हो, तो भी आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पैसे सीधे प्राप्तकर्ता के अकाउंट में पहुंच जाते हैं बिना किसी देरी या दिक्कत के। तो ये डिजिटल भुगतान का मेथड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगली चीज़ आती है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसे हम NEFT के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और दूसरी चीज़ होती है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इनके बीच का अंतर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम नेफ्ट की बात करें, जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहा जाता है, ये पूरे भारत में जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिकली जो है फंड्स एक बैंक के ब्रांच में कोई इंडिविजुअल जाकर या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी और पर्सन के किसी भी और बैंक अकाउंट के जो है वो रेसिपेंट में ट्रांसफ़र कर सकता है अमाउंट, इस स्कीम के तहत, जिसे हम नेफ्ट कहते हैं। RTGS इससे थोड़ा अलग है। RTGS जनरली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 2 लाख रुपए से ऊपर के हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र होता है, जिसमें ट्रांसमिशन रियल टाइम होता है, तभी उसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो अंतर ये हो जाता है कि नेफ्ट जो है वो जनरली बैच में प्रोसेस करता है। बैच मतलब हो सकता है आधा घंटा लगे मुझे ट्रांजैक्शन करने में। पहले भारत के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं एक साथ इकट्ठा होंगे और बल्क में प्रोसेसिंग होगी, बल्क में पोस्टिंग होगी और बैच में प्रोसेसिंग हो जाएगी। दैट मीन्स आधा घंटा लग सकता है ट्रांजैक्शन में। लेकिन RTGS वो चीज़ है जो रियल टाइम जो है वो अकाउंट से, आपके अकाउंट से पैसे काट कर दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है। द बेनिफिशियरी अकाउंट रिसीव्स द फंड्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ये डिफरेंस है नेफ्ट और RTGS में। तीसरी चीज़ जो इनके अलावा आती है वो है IMPS, जिसे हम तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट्स सिस्टम। इसमें इंस्टेंटली पेमेंट जो है वो एक ब्रांच से या एक बैंक से दूसरे बैंक या दूसरी ब्रांच में जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद इन इंडिया। भारत भर के जो भी बैंक है उनके भीतर तुरंत धन का हस्तांतरण इस चीज़ की अनुमति देता है और साथ ही सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है और काफ़ी किफ़ायती रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन का अमाउंट जो है वो नहीं काटा जाता। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन बैंक हॉलीडेज़, यानी अगर बैंक की छुट्टी हो, संडे हो, सैटरडे को 4 बज चुके हों, तो भी आप ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं IMPS के माध्यम से। आइए इनके बीच के अंतर समझते हैं, नेफ्ट, RTGS और IMPS। नेफ्ट में मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू ₹1 होना चाहिए, IMPS में भी ₹1 मिनिमम होना चाहिए, पर RTGS में कम से कम 2 लाख रुपए का तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अलाउ करता है बैंक। पेमेंट ऑप्शंस जो हैं नेफ्ट और RTGS के लिए, आप चाहें तो बैंक में ऑफलाइन मोड में जाकर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका बैंक ऑनलाइन प्रोवाइड करता है तो वो भी आप कर सकते हैं डिटेल्स डालकर। IMPS केवल ऑनलाइन होता है क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन पे वर्क करने वाली चीज़ है। फिर मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू की यदि बात करें तो नेफ्ट और RTGS में कोई भी जो है वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, पर IMPS में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। नेफ्ट RTGS की कोई मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू नहीं होती। सेटलमेंट टाइप जैसा कि मैंने बताया, नेफ्ट को जनरली हो सकता है टाइम लग जाए, पर RTGS रियल टाइम में वर्क करता है, IMPS भी रियल टाइम में वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट तरीका होता है ट्रांजैक्शन करने का, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग आप सभी ने यूज़ किया होगा अपने तरीकों से। आपको बैंक के द्वारा एक डॉकेट मिलता है जिसके अंदर आपका ID पासवर्ड होता है, जिसको आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके अपना पासवर्ड बदलते हैं और उसके बाद आप बैंकिंग की सारी सुविधाएं ऑनलाइन उस वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या एप्लीकेशन यदि हो तो एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, IDFC बैंक, इन सब के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या एक पब्लिक सेक्टर बैंक।
अगली चीज़ आती है यूपीआई पेमेंट, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहते हैं। यूपीआई की एप्लीकेशंस आज के समय इंडिया में इतनी ज़्यादा बूम पर हैं जितनी आज से 2 साल 3 साल पहले नहीं थी। आप फ़ोन पे यूज़ करते होंगे, आप पेटीएम यूज़ करते होंगे, आप गूगल पे, भीम, इन सारे एप्लीकेशन से ऑलरेडी जो है वो अवगत हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वो रिटेल पेमेंट्स बैंक का तरीका है जो कि बैंकिंग को प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शंस रिसीव करना, पे करना आसानी से आपके लिए जो है वो इस सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, और मर्चेंट्स भी इसमें आसानी से अपना ट्रांजैक्शन रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या फिर पेमेंट्स कर सकते हैं अपने अकाउंट से। यूपीआई वो फ़ायदेमंद चीज़ है जिसके कुछ एप्लीकेशंस आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। यूपीआई से हटकर एक और चीज़ है मोबाइल वॉलेट, जिसके अंदर हम अपने बैंक से पैसे निकाल कर थोड़े से पैसे स्टोर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 3,500 रुपये मैंने अपने पेटीएम में डाले, और मुझे बाद में अगर कोई पेमेंट करना है तो इवन इफ मेरे बैंक जो है वो उसका सर्वर डाउन है, तो भी मैं अपने मोबाइल वॉलेट के माध्यम से पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल वॉलेट में वो पैसा मैंने डाल दिया। सो इसको आप अपना डिजिटल वॉलेट माने, जिसमें आपने पैसे थोड़े से स्टोर करके रखे हुए, और जब जहाँ पेमेंट करना है क्यूआर कोड स्कैन किया और तुरंत पेमेंट किया। तो ये ई वॉलेट है जो कि डिजिटल वर्जन है, लाइक अ रियल लाइफ वॉलेट, जिसके अंदर हम थोड़ा सा पैसा स्टोर कर सकते हैं, और इसमें कई बार कैशबैक्स और एक तरीके से जो है वो डिस्काउंट्स भी हमें मिल जाते हैं। मोबीक्विक, अमेजॉन पे, गूगल पे, पेज़ैप, फ़ोन पे, ये सारे मोबाइल वॉलेट्स के एग्जाम्पल हैं। हम क्यूआर कोड की बात यदि करें तो क्विक रिस्पॉन्स कोड आज के समय ऑलमोस्ट सारे जो है वो व्यवसायों में दिखने लगा है। छोटे से ठेले की बात करें या बड़ी सी दुकान की बात करें, सभी लोग क्यूआर कोड जो है वो आसानी से अपने पीओएस मशीन पे ले आते हैं। नहीं तो आपने सुना होगा पेटीएम पर 32 रुपये प्राप्त हुए, तो ये साउंड बॉक्स जो है ये भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और पेटीएम के जो क्यूआर कोड्स है वो टंगे भी रहते हैं हर जगह जहाँ पर आप पेमेंट्स आसानी से कर सकते हैं। तो इन्हें कहा जाता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो कि आपका मोबाइल स्कैन करके 1 सेकंड में पहचान लेता है कि इसका रेसिपिएंट कौन है, तो आपको पूरी यूपीआई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक और नया तरीका पेमेंट का जो भारत में हालांकि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये पूरे करेंसी के एक्सचेंज को बदल सकता है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मुद्रा कहते हैं। आपने बिटकॉइन और आपने हो सकता है इथीरियम या डोज कॉइन, ऐसे नाम सुने होंगे। ये सब क्रिप्टो करेंसीज है जिनके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है या ट्रांजैक्शन लिया जा सकता है। सो इन दैट केस क्रिप्टो करेंसी हालांकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। जिस समय मैं इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते के अंदर क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन की वैल्यू 25% गिर गई है। तो इस वजह से भी इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा, बिकॉज इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल रहती है, कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी गिर सकती है। सुनने में आ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपना जो है वो डिजिटल करेंसी, रुपए करेंसी जो है वो अलाउ कर रहा है। तो उसके बाद देखते हैं कि भारत में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस का तरीका जो है वो बदलता है। आखिरी चीज़ जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो है ई बैंकिंग में शामिल जोखिम। सबसे पहली दिक्कत आती है लेन देन में सुरक्षा। तो डेटा जो है वो कोई भी हैकर जो है वो रिट्रीव कर सकता है, आपके सिस्टम के अंदर वायरस इम्प्लांट किया जा सकता है। कोई हैकर आपको ऐसी क्लिक बेट भेज दे, यानी कोई ऐसी लिंक भेज दे जिस पे आप क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाओ और वहाँ पर अपना असली आईडी पासवर्ड जो है टाइप कर जाओ, या फिर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस बैंक के सर्वर का कर ले कि बैंक के सर्वर पे लॉगिन करके जो है वो डेटा निकाल लिया। तो ऐसे केसेस में लेन देन की सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे देखे गए। तो ग्राहक को हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि हमारी लेन देन की जो भी जानकारी है वो गोपनीय बनी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है रेपुटेशनल रिस्क, यानी प्रतिष्ठित जोखिम। आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर में 2019 की स्टार्टिंग में जो है वो आया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डेटा जो है वो लीक हो गया। कितना सच कितना झूठ हम नहीं जानते, लेकिन इसकी वजह से एक परिणाम ये देखा गया था कि ग्राहकों के द्वारा जो ट्रस्ट था वो थोड़ा कम हो गया था बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो करात्मक जो भी जनमत है वो प्राप्त करना एक ऐसा जोखिम रहता है जो हमेशा एक बैंक के साथ जुड़ा रहता है। आप कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं योनो के एप्लीकेशन पे, तो इनकी भी जो है वो डिटेल्स आपके पास सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ऐसी दिक्कतों की वजह से भी जो है वो बैंक कई बार रेपुटेशनल रिस्क जो है वो रन करता है। कोई ऐसे जोखिम रहते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कस्टमर का ट्रस्ट बैंक पे थोड़ा कम हो जाए। तीसरा होता है कानूनी जोखिम। इसमें कोई कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है, पर बैंक के ऊपर हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लीगल लाइबिलिटीज़ लगाए या कोई ऐसे पेनल्टीज़ लगाए, फाइन्स लगाए, जिसकी वजह से बैंक को जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कानूनों, नियमों, विनियमों या निर्धारित जो भी प्रथाओं हैं उनका उल्लंघन अगर होता है तो ऐसे केस में बैंक के ऊपर जो पेनल्टीज़ लगाई जाती है उसकी वजह से भी बैंक को एक तरीके का ट्रांजैक्शनल या ऑपरेशनल लॉस हो सकता है। तो इसको जो है वो
समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक्स पूरे टाइम जो है वो इन कंप्लायंस हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आरबीआई ने इम्पोज किया था 1 करोड़ रुपए पेनल्टी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे, क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस थी। ठीक उसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे भी जो है वो कस्टमर प्रोटेक्शन जो था अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के रूल्स फॉलो न करने की वजह से उन पर भी 36 लाख रुपए का जो है वो पेनल्टी लगाई गई थी। चौथा होता है परिचालन जोखिम, यानी एक तरीके से ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। गलत ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन इन्फोर्सेबल कर दिए, डेटा इंटेग्रिटी में कोई चेंज आ गया, डेटा की प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो गई, या अनऑथराइज्ड एक्सेस टू बैंक सिस्टम्स और ट्रांजैक्शंस, कोई थर्ड पार्टी ने जो है वो बैकडोर एंट्री ले ली और आपके ट्रांजैक्शंस में चेंज कर दिया। तो ये भी कुछ रिस्क्स होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। ये सारे जोखिमों को अगर कोई बैंक संभाल ले तो आई थिंक डिजिटल बैंकिंग जो है वो पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा इंडिया के अंदर। इसी के साथ इस सेशन का एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।